यूजीसी के नए नियमों को लेकर लगातार रार मची हुई थी। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहा कि यह कानून जो है वो कहीं ना कहीं इस ओर प्रथम दृष्टया नजर आता है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसे में उसने ना सिर्फ यूजीसी बल्कि केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और अगले आदेश तक सारे जो नियम हैं, नए नियम हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। 2022 के पुराने यूजीसी के नियम लागू रहेंगे। लेकिन राजनीति क्या इतने दिनों तक स्टे पर रहेगी? क्योंकि जब से ये नए नियम आए हैं बीजेपी को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके कोर वोटर सड़क पर थे। यानी कि सवर्ण समाज जो कि बीजेपी को लगातार वोट कर रहा था, वो अलग अलग तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहा था और खासकर केंद्र की सरकार को ज्यादा विरोध के सुर देखने को मिल रहे थे। तमाम बीजेपी के नेता शांत थे और जो शांत नहीं थे वो इस नए नियम के विरोध में बात कर रहे थे। बाकी विपक्ष जो है वो ऐसा लग रहा था कि साइड में ना इधर का हुए ना उधर का हुए मजे ले रहा था। लेकिन इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या बदल जाएंगे? क्या इसका असर 2027 के चुनाव में होगा? जो हुआ है वो कोई संकेत या बीजेपी के लिए फायदेमंद है? क्योंकि तर्क कई सारे इसमें दिए जा रहे हैं। इस सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे आज मुद्दे की बात में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर आपका। जी धन्यवाद। तो सर, पहला सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके लिए राहत लेकर आया है? क्या बीजेपी अब राहत में होगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश के लिए राहत लेकर के आया, भारतवर्ष के लोगों के लिए राहत लेकर आया है। लाखों करोड़ों उन नौजवान विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आया है जो इस नियम के लागू होने के बाद पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने की जगह तमाम प्रकार की ऐसी आशंकाओं से घिरे रहते, ऐसे भय के साए में रहते जो जाति विभेद से उत्पन्न होती है। पॉलिटिकल नफा नुकसान तो इस देश में हर कोण में ढूंढ लिया जाता है, लेकिन फिलहाल फौरी राहत जो दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राहत तो मिलेगी, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या इसने कुछ नुकसान किया है बीजेपी का? क्योंकि कहा यह गया, जो लोग इसके खिलाफ तर्क दे रहे थे वो कह रहे थे कि बीजेपी ने एक टेस्ट किया है और ये देख रही है कि जो उनके कोर वोटर हैं वो कितना विरोध करते हैं। और उनका ये भी तर्क दिया गया कि दरअसल ओबीसी वोटर को कैटर करना है तो कुल मिला के जो उनका वोटर उनको वोट देगा, वो चाहे गाली देकर वोट दे चाहे विरोध करके दे, वो तो वोट देगा। ओबीसी को संदेश देना था और वो दे दिया गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ओबीसी को खाली संदेश दे करके पॉलिटिक्स आगे की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं है। उसको तो जमीन पर बहुत व्यवहारिक तरीके से आना होगा। यहाँ कुछ बातें बेहद जरूरी हैं जो समझने वाली हैं। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो जातीय चैतन्य जो है ये जागृत होता है। और वैसे भी हम जिस देश में रहते हैं वहाँ बहुत साल पहले से जो एक पर्टिकुलर वर्ग है वो कहता आया है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा सुनते आए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे अपोजिशन के बड़े नेताओं ने सड़क से लेकर संसद तक जाति जनगणना की मांग इस तरीके से उठाई थी कि लगता था कि इनके पास इसके अलावा फिलहाल कोई दूसरा पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं है। बहुत तेज इसका एक तूफान जैसा उठा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने जब इस मांग को मंजूर कर लिया और एक फैसला ले लिया जाति जनगणना करानी है,
मांग को मंजूर करने से कहीं ज्यादा मैं कहूंगा कि एक फैसला ले लिया कि यह जाति जनगणना करानी है। उसी वक्त से इस बात के आसार बन गए थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी भावी राजनीति में ओबीसी वर्ग की तादाद और उसकी स्थिति को देखते हुए इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी। और जहां तक ओबीसी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं में एक सबसे बड़ा चेहरा उसका जो ओबीसी का है। आपको याद होगा जी 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से घोषित किया, तो सबसे बड़ी चर्चा इस बात की पूरे देश में थी कि उसने प्रधानमंत्री पद के अपने प्रत्याशी को, एक ऐसे प्रत्याशी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया है जो ओबीसी वर्ग से आता है। और इसका बड़ा फायदा मिला था भारतीय जनता पार्टी को। आप देख लीजिए, जी 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जाति बहुत मैटर करती हैं, उस राज्य में 2017 का आप असेंबली इलेक्शन उठा के देख लीजिए, अब 22 का असेंबली इलेक्शन उठा के दीजिए। ओबीसी वर्ग ने बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को। और यही वर्ग माना जाने लगा कि 2024 में जब किनारे हुआ, किनारे इसलिए हुआ कि अखिलेश यादव विशुद्धता जब अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ने लगे, 2022 में कोशिश की थी, नहीं सफल हो पाई थी। 2024 में पूरे तरीके से अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और उसका फायदा हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, जी कायदे से हराया। आप अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन के परिणामों को ट्रांसलेट कर लें असेंबली सेगमेंट वाइज, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो सरकार एक तरीके से बन गई अखिलेश यादव की। उन्होंने यही काम किया। तो अब ये चिंता तो स्वाभाविक रूप से है कि, और देख लीजिए वही 2024 है, वही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी चोट लगी भाजपा को अखिलेश यादव ने दी, वही फर्क तो रह गया उनका केंद्र में अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में जो अंतर आया उतना ही तो रह गया। तो एक बड़ा इलेक्शन था अखिलेश यादव ने, आज अखिलेश यादव का जो फंडा जिस फार्मूले पे चल रहे हैं वो वही है, अगड़ा बनाम पिछड़ा को और आगे बढ़ाना। तो ऐसी सूरत में जो हम लोगों का मूल प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी जब जाति जनगणना करा रही है, उसकी सरकार दिल्ली में बैठी हुई, और ओबीसी वर्ग से उसको इधर फिलहाल थोड़े झटके लगे हैं। हालांकि बिहार में ऐसा नहीं हुआ, बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में ऐसा हुआ होता तो परिणाम कुछ और होते, लेकिन बिहार में इनको मजबूरी में जाना पड़ा उनके अलायंस में नीतीश कुमार के। तो अब जो भविष्य की राजनीति होनी है, जी जाहिर सी बात है जब परिणाम आ जाएंगे जातीय जनगणना के, जिसका इल्हाम हमको और आपको तो है ही है, जब हमको आपको है तो नरेंद्र मोदी और भाजपा की टॉप लीडरशिप को और जितने बड़े पॉलिटिकोज हैं सबको होगा। और सब जानते हैं ओबीसी एक बहुत बड़ी तादाद में उसकी गिनती आएगी, सबसे बड़ी तादाद में आएगी। तो जाहिर सी बात है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात भी तो उठेगी, आज नहीं तो कल उठेगी। जी अब फिर वो वर्ग भी देखेगा कि उनको कौन सुविधाजनक लगता है, कौन उनके लिए बेहतर सोचता है। तो अब जो लड़ाई इस देश में भविष्य की पॉलिटिक्स की है वो इस बात पर है कि ओबीसी वर्ग को कौन ज्यादा कैटर करता है, नंबर एक। नंबर दो, आपने बहुत बढ़िया किया कि जो मूल वोट बैंक है, जो अद्यतन खतरा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो खतरा बहुत गहरा था। वो खतरा ऐसा था जैसे आग लग जाए और आप बुझा ना पाओ। और अगर ये रोक नहीं आई होती, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं आया होता, तो साहब इस देश में आग लगने जैसे हालात ही पैदा हो रहे थे। सामाजिक विद्वेष की कीमत पर ऐसे हालात पैदा हो रहे थे जो आग लगाने जैसे ही थे। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, लेकिन एक बात जरूर रहेगी कि ओबीसी वर्ग के
सामने जो सामान्य वर्ग खड़ा था, जो सवर्ण बिरादरी खड़ी थी या खड़ी होती, खड़ी होना शुरू हुई थी या जो खड़ी होती, तो उसको भी तो लगेगा साहब आपने तो इसको वापस नहीं लिया, आपने तो इस नियम को वापस नहीं लिया। हम्म। ये नियम तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। तो हेमंत जी, एक लिहाज से जो जनश्रुति होती है, ये लोग कहते हैं, एक लाइन में इसको क्लियर कर रहा हूं कि भाजपा के लिए बहुत बढ़िया हो गया कि नियम भी लागू नहीं हुआ, उसका जो लगातार वर्षों से मतदाता है उस पर बुरा प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, थोड़ा ही पड़ा, और जो ओबीसी है उसको भी लगा कि साहब सरकार ने तो फैसला वापस नहीं लिया, सरकार ने तो इस तरह का नियम बदल दिया था। तो फिलहाल बीजेपी इन सारी हालात में विन विन पोजीशन में नजर आती है प्रथम दृष्टया। जी, एक चीज में ये ऐड कर रहा हूं कि ये एक तो लग रहा है कि विन विन पोजीशन में नजर आती है, लेकिन हेमंत जी अगर आप ये देखिए तो एक खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो एक अगड़ा बनाम पिछड़ा वो नजर आता है, दूसरा ठाकुर बनाम बाभन की भी पॉलिटिक्स नजर आती है। ब्राह्मणों की नाराजगी, आप हम यूपी तक पर हमने आपसे इस पे लंबी चर्चा भी की है, चाहे वो विधायकों की मीटिंग हो, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का जवाब हो, फिर उसके बाद यूजीसी का मामला हो, या फिर शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद के साथ प्रशासन का बुरा व्यवहार हो, बटकों की चोटी खींचने की बात हो। कुल मिलाकर यह है कि ऐसा लग रहा है कि एक सीरीज बन गई है। और मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपसे पूछ रहा हूं कि जब पहले पूछा जा रहा था, जब इस बात की नाराजगी थी कि विधायकों को रोका गया, तो ये बोला गया कि ये विधायकों ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, ये सवाल था। अब मुक्तेश्वरानंद तक भी ये बात थी कि ठीक है शंकराचार्य हैं, वो कभी बीजेपी के साथ नहीं रहे, बीजेपी की विरोध का एजेंडा है, इस तरीके। जब बात यूजीसी की आई तब सबसे मुखर तौर पर आप देखिए तो ब्राह्मण समाज ज्यादा नजर आया, और वो ये इस तरीके का प्रोटेस्ट भी करता नजर नहीं आया कि आई लव योगी जी बट मोदी से विरोध है। वो सीधे सीधे बीजेपी के विरोध में नजर आया। यहां तक कि कलराज मिश्र जैसे नेता जो बीजेपी के बहुत दिग्गज ब्राह्मण नेता रहे, वो विरोध में उतर आए। तो आपको लगता है कि एक बड़ी नाराजगी ब्राह्मणों के अंदर हो गई है, और आपको लगता है इतनी नाराजगी के बाद भी वो चुनाव में जाकर बीजेपी को ही वोट करेगा? देखिए, नाराजगी की स्थिति तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये आप ये भी देखिए कि नाराजगी की स्थिति अभी तो आ नहीं गई जी। जो आज स्थिति है, इससे बेहतर स्थिति आज से 5 साल पहले तो नहीं थी। मेरा सीधा मतलब 2022 के पहले क्या बहुत अच्छी स्थिति थी? ऐसी तो स्थिति थी, मतलब विकास दुबे जैसे क्रिमिनल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उस तक को लेकर के बहुत से ब्राह्मण टिप्पणियां कर रहे थे, बहुत से ब्राह्मण संगठन बोल रहे थे, लेकिन उसका कोई फर्क आपने देखा 2022 में? 2022 में हमने एक फर्क जरूर देखा कि ब्राह्मण तो जुटा रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ। बहुत से स्थानों पर जो क्षत्रिय मतदाता हैं वो थोड़ा ठिठक गए, ब्राह्मण तो लगातार जुड़ा रहा। मतलब ब्राह्मण और क्षत्रियों का बड़ा प्रतिशत ये दोनों जुड़े रहे, तो ब्राह्मणों की नाराजगी किस बात पर होगी? ब्राह्मणों की नाराजगी चूंकि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है, पूर्वांचल का और सेंट्रल यूपी का, जहां ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक पारंपरिक प्रतिद्वंदिता मानी जाती है, कोई दुश्मनी नहीं है, प्रतिद्वंदिता मानी जाती है। इवन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं, उस पीठ का जो क्षेत्र है वहां भी ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय की राजनीति लंबे समय से होती रही है। माना जाता रहा है कि दोनों बिरादरियों में इस तरह की स्थितियां रही हैं, बहुत ज्यादा उनमें साम्य नहीं रहा, प्रतिद्वंदिता रही। तो ये तो सामान्य प्रतिद्वंदिता तो रहती है, लेकिन उसका राजनीतिक रूपांतरण कितना हो पाता है, यह बहुत ज्यादा स्थापित नहीं हो पाया। इसलिए ये मान लेना जो चर्चा है कि ब्राह्मणों में बड़ी नाराजगी है, हाँ, ये बहुत ज्यादा, हाँ इतना तो है
कि ये खाली यूजीसी का विषय तो ब्राह्मणों की नाराजगी का नहीं था, ये तो सवर्णों की नाराजगी का था। ब्राह्मणों की नाराजगी जो उत्तर प्रदेश में गाये बगाए चर्चा में आती है, वो इस चीज को लेकर आती है कि लोग, बहुत से लोग हैं, इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ क्षत्रियवाद चल रहा है, गणगौर ठाकुरवाद चल रहा है, ठाकुर बिरादरी के लोगों को तवज्जो मिल रही है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन यह मैं स्वीकार करता हूं कि इस तरह की चर्चाएं विभिन्न फोरम पे चलती हैं उत्तर प्रदेश में। एक चीज मैं ऐड कर लेता हूं इसमें आपसे पूछते वक्त, जब आप ये बात कर रहे हैं, इसी परिस्थिति से हम लगातार गुजरे हैं। जब बीजेपी ब्राह्मणों की बात की गई कि वो बीजेपी को वोट करेगा, तो ये कहा गया कि उसके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वो खासकर इटावा कांड के बाद शायद उनके साथ न जुड़े, ये कहा गया, और सपा पहली चॉइस रही भी नहीं ब्राह्मणों की। लेकिन अब कुछ ब्राह्मणों के गाहे बगाहे जुबान से, आप भी समाज के बीच में बैठते होंगे, ये सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी नहीं तो इस बार मायावती ही सही। तो क्या इस तरीके की चर्चा भी आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये शून्य है, ये झूठ है, ये संभव नहीं है। ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में नहीं है। अभी भी मेरा स्पष्ट मानना है कि ब्राह्मण जाएगा तो भाजपा के साथ जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है इसमें लग जाए बरसों। अगर ब्राह्मण स्विच करेगा भाजपा से तो भले बरसों समय लग जाए, वो जाएगा एक बार फिर कांग्रेस की ओर, आप जान लीजिए। लेकिन अभी इसमें बहुत वक्त है, अभी निकट भविष्य में बिल्कुल संभव नहीं है। मायावती को जाने का कोई प्रश्न नहीं होता। देखिए, मायावती को लेकर के हम लोग तमाम सियासी कयास लगाएं, लेकिन उनकी पार्टी की स्थिति जमीन पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उनका एक जो कॉम्बिनेशन बनता था, जिस कॉम्बो से वो 3 बार भाजपा के सपोर्ट से और 1 बार अपने दम पर चीफ मिनिस्टर बनी, वो कॉम्बिनेशन गुम है, वर्कर नहीं है। वो जो लंबी लंबी लाइनें लगाते थे कड़कती धूप में, बिना पैरों में चप्पल डाले, नीचे की तपन बर्दाश्त करते हुए लाइन लगा कोट दिया करते थे, वो जुनूनी लोग भी नहीं हैं। वो जो मिशनरी हुआ करते थे वो नहीं रह गए। मायावती बड़ी कमजोर हो गई हैं। हम आप कुछ लगाएं, बहुत जगह चर्चा हो रही है कि अगर नहीं मामला बना तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर देगी और मायावती चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। तो राजनीति में गुंजाइश बहुत होती है अपना तुक्का लगाने की, लोग लगाते हैं, हजारों लाखों लोग खाली हैं इसी काम के लिए, लगाएंगे। और अभी आपने चर्चा की कलराज मिश्रा की जी, और तमाम ब्राह्मणों की, तो चाहे कलराज जी बोले, कलराज जी तो इसलिए बोला कि कलराज जी आजकल कुछ ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, मतलब राज्यपाल पद से रिटायर होने के बाद बहुत ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं, जबकि उम्र उनकी इतनी अच्छी खासी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में जो रिटायरमेंट की उम्र है उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको तो विश्राम करना चाहिए। लेकिन कुछ कारण है, कभी इस पर अलग से चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें इस उम्र में फिर से सक्रिय होना पड़ा है। आज उसका विषय नहीं है, आज हम लोग दूसरे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की हालत मैंने आपसे बता दी, ब्राह्मणों की हालत ऐसी होती है, उनको किसी भी कीमत पर कैसे भी भाजपा के साथ जाएंगे। हाँ जी, अगर ये वाली स्थिति आ जाती, ये जो यूजीसी के नियम थे, जब ये शैक्षिक परिसरों में लागू हो जाते, उसके बाद जब सामने प्रकरण आते, तब स्थिति खराब हो सकती थी। उस वक्त ब्राह्मण को विचार करना, तब सामूहिक रूप से संभवतः विचार होता, क्योंकि इस तरह की घटनाएं इंडिविजुअल नहीं होती। इंडिविजुअल घटनाएं भी सामूहिकता का स्वरूप ले लेती हैं, परिसरों की घटनाएं। तो जाहिर सी बात है, और इतना तो जान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज बचाया नहीं होता, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि जो तर्क संगत और व्यवहार संगत नियम बनाए, लेकिन जिस स्वरूप में ये नियम थे, अगर लागू हो गए होते साहब, तो क्या कहना आप बताइए। ये फिर आप भूल जाते हैं कि SC ST एक्ट का कितना दुरुपयोग होता है।
या डाउरी एक्ट का कितना दुरुपयोग होता है, या फिर महिलाओं को लेकर के जो उनसे रेप के केसेस लिखे जाते हैं फर्जी तरीके से, उसका कितना दुरुपयोग होता है, या भूल जाते उससे ज्यादा उससे ज्यादा बुरा असर यहाँ पड़ता है। हम आप आज बात कर रहे हैं और वो तब बात कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक इसकी लगा दी है। अगर सवेरे 10 बजे हमने आपने बात किया होता, 10:30 बजे, या कल हमने आपने बात किया होता, तो तुम्हें एकदम खुल करके चिल्ला करके बड़े भरोसे के साथ फुल कॉन्फिडेंस में ये कहता कि देश में आग लगाने की साजिश है, ये देश में आग लगाने की तैयारी है, ये परिसर जल जाएंगे, बच्चों का भविष्य तबाह हो जाएगा, एक बड़ी आबादी उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको याद हो रजत जी, साल 1991 में जब कल्याण सिंह की पहली सरकार बनी, राजनाथ सिंह जी शिक्षा मंत्री बने, जनता के बच्चों के भविष्य और बच्चों के हित को देखते हुए उन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश लागू कराया। लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या देखा हमने? दुष्परिणाम में देखा कि बच्चे जेल भेजे जाने लगे, और जो सबसे नकारात्मक इसका परिणाम देखा वो देखा कि लाखों की तादाद में बच्चे परीक्षा छोड़ने लगे साहब। पढ़ाई का मतलब क्या रहा? तो इस तरह के जो कानून बनते हैं, उनके कितने परिवारों को आपने देखा भी, आपने एक उदाहरण देखा होगा, राजस्थान की घटना है, एक जगह की और घटना है कि एक महिला ने कम से कम 1.5 दर्जन लोगों पर अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ रेप के केसेस दर्ज कराए। उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। आजकल ब्लैकमेलिंग का एक सिस्टम चला है, वीडियो कॉलिंग पे बात करके कैसे कैसे करके उनको उनसे एक्सटॉर्शन मांगती है, फिरौती मांगती है, पैसा वसूलती है। पैसा नहीं मिला तो रेप का मुकदमा दर्ज करा देती है। आजकल ठेके पे रेप मुकदमा दर्ज कराया जाता है। 50 लाख का 25 लाख का ठेका ले लिया और फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तो जब हमारे समाज में ऐसा संभव हो तो परिसरों में क्या होता साहब? वो तो एक नौजवान पीढ़ी, एक जो हमारा छात्र है जिसको आगे बेरोजगारी का सबसे बड़ा दंश झेलना है, तो पढ़ाई में ही उसको इतना बड़ा दंश लग जाता। ये तो बहुत खतरनाक था। यह अगर होता तब मैं कह सकता हूं कि संवर्ण यानी ब्राह्मण ठाकुर बनिया कायस्थ, ये जो मुकम्मल वोट एक तरीके से माने जाते रहे हैं पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी के, ये भी विचार करते कि हम किधर जाएं, क्या करें। और भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती। सबसे पहली मुश्किल का सामना उसको यूपी में 2027 में एक चीज और पूछ लेता हूं इस पे कि आप कह रहे हैं कि 27 में मुश्किल का सामना होता अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया होता, लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी भी अच्छी स्थिति है इस पूरे मामले से? जिस तरीके के सड़कों पर प्रदर्शन हुए, और एक ही दिन या 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन एक तरीके से सड़कों पर सवर्ण लोग सड़कों पर रहे, और उसका एक इम्पैक्ट ओबीसी और दलित समाज पे आप देखते ही, जब जब इस तरीके का अग्रेसिवनेस दिखता है तो उसका इम्पैक्ट भी आप चुनाव पर देखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप मैनपुरी का चुनाव देख लीजिए, एक टिप्पणी डिंपल यादव पर हुई एक समाज की तरफ से, फिर उसका पूरा इम्पैक्ट बनाया गया। आप आज की स्थिति में भी 2027 की बात करें तो अखिलेश यादव तो यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पीडीए की बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ, यूजीसी का आना, विरोध होना, उसको सुप्रीम कोर्ट से रुक जाना, क्या इसका प्रभाव आपको गोलबंदी के तौर पर नजर आएगा 27 में? देखिए, ये हिंदुस्तान है और खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति से उर्वर भूमि है जी। लेकिन यहाँ की एक और खासियत है, इस तरह की घटनाएं बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहती। हालांकि नफा नुकसान का आकलन करके पॉलिटिकोज याद दिलाते रहते हैं जनता के बीच में, लेकिन जनता थोड़ा समय में भूल जाती है। जो ताजा मामला सामने होता है उसी वही दिखाई पड़ता है।
तो अभी अगर ऐसा हुआ तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो मुझे नहीं लगता अब दिखेगा, लेकिन अगर ये बात लागू हो गई होती हम्म और लागू होने के बाद अगर कोर्ट से ही हम्म इस पे रोक लगी होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन स्थितियां उत्पन्न हो जाती। चूंकि अभी इसका आ, ये अमल में अभी ये नियम आए नहीं थे, उसके पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, ने इसको अनुचित जानकारी बताया और स्टे लगा दिया। इसलिए बहुत ज्यादा इसका व्यापक प्रभाव 4-8-10 महीने बाद या साल भर बाद नहीं पड़ पाएगा। तब तक बहुत सी नई चीजें आएंगी रजत जी, देखते रहिए। यह सियासत है, यहाँ हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर, हर रात कुछ न कुछ नया आता है और हम आप उस पर चर्चा करते हैं। जनता चौक चौराहों पे चर्चा करती है, लेकिन वोट का जब समय आता है उसके इर्द गिर्द 2-4 महीने के भीतर जो घटनाएं हुई हैं वही थोड़ा सा प्रभाव डाल पाती हैं। तो जी। हम बात कर रहे थे आज की यूजीसी के मुद्दे पर, जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, तो क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा बीजेपी को होगा या उसका नुकसान होगा? ये जानकारी आज हमें दे रहे थे हेमंत जी। हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूपी तक से बातचीत के लिए, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।